कैरियर प्लानेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ये जीएस बूस्टर का 17वां सेट है और इससे पहले कि इस लेक्चर को हम स्टार्ट करें, सबसे पहले अंकित कुमार सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने बहुत सारे जीएस बूस्टर के सेटों में कुछ हमसे जो त्रुटियां हुई थी उसको उन्होंने सुधार करने का कोशिश किया, तो हम उसको कैरियर प्लानेट की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और आशा रखते हैं कि इसी तरह से आप सभी लोग जो है हेल्प करते रहेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है, तेल का हाइड्रोजनीकरण का लक्ष्य क्या होता है? तो तेल के गलनांक को बढ़ाना। और सबसे पहले हम यहाँ पे ये समझेंगे कि हाइड्रोजनीकरण क्या है। तो दो चीज़ होती है, एक होती है असंतृप्त और एक होता है संतृप्त। तो असंतृप्त विलयन या जो भी होता है असंतृप्त पदार्थ, उसको जब हाइड्रोजन की उपस्थिति में संतृप्त पदार्थ में बदला जाता है तो उसी प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। तो हाइड्रोजनीकरण इसलिए किया जाता है ताकि पदार्थ का गलनांक या विलयन का गलनांक बढ़ जाए। नेक्स्ट है कि रक्त में यूरिक अम्ल के जमाव से गॉट होता है, गॉट जिसको गठिया वात या वातरस भी कहते हैं बोलचाल की भाषा में। तो उसमें होता है कि जहाँ जहाँ पे जॉइंट मूवमेंट होता है, जैसे कि हमारे कलाई में, हमारे हमारे घुटना में, हमारी कोहनी में, जहाँ भी जॉइंट है, जहाँ भी मूवमेंट होता है हड्डियों के बीच में, जहाँ हड्डियाँ घूमती है वहाँ पे दर्द होता है और घूमने में मूवमेंट में परेशानी होती है। जिसका कारण क्या है कि उस जगह पे हमारे रक्त में क्या होता है कि यूरिक एसिड जम जाता है, यूरिक एसिड बन जाता है। चंद्र ग्रहण क्या होता है इसके बारे में समझेंगे और सूर्य ग्रहण क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। ये आप मान के चलिए कि सूर्य फिक्स है यहाँ पे और स्थान बदलेगा किसका, कभी 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 अर्थ का तो कभी यहाँ पे मून का। तो जब कभी भी, ये तो सन हो गया, ये अर्थ हो गया मून, जब कभी भी सूर्य और चंद्रमा के बीच में अर्थ आ जाता है, जब कभी सूर्य और चंद्रमा के बीच में अर्थ आ जाता है तो वहाँ पे चंद्र ग्रहण लगता है। लेकिन जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या हो जाता है, मून आ जाता है, तो वहाँ पे सूर्य ग्रहण लगता है। वही बात यहाँ पे बोला जा रहा है कि चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन अर्थात फुल मून के दिन लगता है। जिस दिन पूर्ण चांद होता है उसको पूर्णिमा बोलते हैं, जिस दिन चांद का नया रूप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमावस्या बोलते हैं। और सूर्य ग्रहण कब होता है, अमावस्या के दिन, और पूर्ण चंद्र ग्रहण कब होता है, पूर्णिमा के दिन। प्रत्येक महीना में एक पूर्णिमा और एक अमावस्या होता ही है। जल का क्वथनांक, सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे कि क्वथनांक होता है कि वह बिंदु जिस ताप पर कोई पदार्थ उबलने लगता है या उबलने की कोशिश करता है उसको हम क्वथनांक बिंदु कहते हैं। ऐसा नहीं कि अभी कोई हम यहाँ पे कोई आग का जो है सो ज्वाला जलाए तुरंत जलना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता है। कुछ ना कुछ उसमें ताप बनना पड़ता है, जैसे कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है खौलने लगता है। तो वही बोला जा रहा है कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस बराबर फ़ारेनहाइट में होता है 212, और केल्विन में होता है 373, और रोमन में होता है 80 रोमन। उसके बाद यहाँ पे है कि जल का गलनांक, जिस बिंदु पर क्या होता है कि जल जो है सो वाष्प में बदलने लगता है उसको जल का गलनांक कहते हैं। वहाँ पे 0 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 0 डिग्री सेल्सियस, ये बराबर होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन में होता है 273, और रोमन में होता है 0 रोमन। और यही जल का हिमांक बिंदु भी होता है, अर्थात जल जमता भी है इसी बिंदु पर। बॉइलिंग पॉइंट कब बढ़ता है, अर्थात गलनांक कब बढ़ता है, जब दाब आप बढ़ाते हैं। जैसे कि हम लोग प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनाते हैं, क्यों, प्रेशर कुकर के अंदर का जो दाब है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और दूसरा कारण क्या है कि जब कभी भी आप अशुद्धि मिलाओगे तो अशुद्धि मिलाने से भी क्या होता है, जो है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। आप एक काम कीजिएगा साधारण सा कि 2 बर्तन लीजिए, 2 बर्तन में, एक बर्तन में नमक और पानी ले लीजिए, एक बर्तन में केवल नमक ले लीजिए, और दोनों पे आप जो है तेज जो है सो आग की लो पर रखिए दोनों को। होगा क्या कि जिसमें आप नमक दिए होंगे वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, अर्थात उसका गलनांक बिंदु बहुत कम है, और जिसमें आप साधारण सा पानी उसको थोड़ा सा टाइम लग जाए। इसका मतलब ये हो गया कि जब आप अशुद्धि मिलाते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। इटालियन ऑफ द ईस्ट, किस भाषा को, तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। और तेलुगु भाषा के स्वर्णकाल किसके काल में, कृष्णदेव राय के काल को बोला जाता है। अब भारत में होम रूल लीग के बारे में जब भी बात करेंगे तो 2 व्यक्ति का नाम लिया जाता है, तिलक और एनी बेसेंट जी के। तो तिलक साहब अप्रैल 1916 में यहाँ पे मुंबई में जो है स्थापना किया था, और एनी बेसेंट मद्रास में सितंबर 1916 में मद्रास में किए थे। लेकिन जब ऑप्शन में तिलक साहब और एनी बेसेंट दोनों रहेगा तो हम तिलक साहब को मार के आगे निकलेंगे, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट अप्रैल और सितंबर के बारे में बात चल रहा है।
परम शून्य ताप -273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप कहा जाता है। वैज्ञानिकों का ऐसा अनुमान है कि इससे कम तापमान अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया गया। किससे? -273 डिग्री सेल्सियस से। इसको जब आप केल्विन में लाएंगे तो ये 0 केल्विन होता है। ऊर्जा का उत्पादन शोषण से होता है। दो प्रकार के यहाँ पे घटना घटती है, एक शोषण और एक होता है प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता है, लेकिन शोषण से प्रकाश का उत्पादन होता है, ऊर्जा का उत्पादन होता है। और शोषण एक अपचयन अभिक्रिया। कौन सा? अपचयन। और इसमें होता क्या है कि ग्लूकोज का विखंडन होता है। जैसे कि जब कभी हम कठोर वर्क करते हैं या हार्ड वर्क करते हैं, जैसे कि अभी हम डिप्स मार रहे हैं या कोई कठिन कर रहे हैं, तो हमको जल्दी जल्दी ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ती है। तो उस समय में हमारे यकृत में जो ग्लूकोज का संग्रह होता है ग्लाइकोजन के रूप में, वो टूट कर जल्दी जल्दी जो है हम लोग को ऑक्सीजन प्रदान करने लगता है, ऊर्जा प्रदान करने लगता है। तो वही यहाँ पे हो रहा है कि ऊर्जा का उत्पादन शोषण से होता है, ग्लूकोज के विखंडन होने से। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे आएंगे कि हिमपात जब वायु का औशांक बिंदु नीचे हो जाता है। अब ये औशांक बिंदु क्या है, इसको हम थोड़ा सा नीचे में देंगे। अभी फिलहाल देखिए, हिमपात जब वायु का औशांक हिमांक बिंदु से नीचे होता है तो वहाँ पे हिमपात गिरता है। हिमपात का मतलब क्या है? बर्फ़ का, जिसको स्नोफॉल भी बोलते हैं हम लोग। बर्फ़ का छोटी छोटी टुकड़ा जो है पानी वर्षा के रूप में नीचे गिरना, पृथ्वी पर गिरना, उसको क्या बोलते हैं? हिमपात करते हैं। ये कब होता है? जब औशांक बिंदु हिमांक बिंदु से नीचे हो जाता है, अर्थात जमाव बिंदु से नीचे हो जाता है। पक्षाव स्तरीय बादल, सबसे पहले इस बादल के बारे में, ये बादल बहुत ही कम ऊंचाई पर बनते हैं और इससे अत्यधिक वर्षा होती है। और ये कब बनते हैं? जब औशांक बिंदु 0 डिग्री से कम होता है, तब ये बादल बनता है और घनघोर बारिश पक्षावी स्तरीय बादल से होता है। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है कि औशांक बिंदु जब 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है तो क्या होता है कि ओस बनता है, कोहरा बनता है, कुहासा बनता है और बादल बनता है। अब यहाँ पे हम मेन टॉपिक बनते हैं औशांक बिंदु। औशांक बिंदु होता क्या है? वह तापमान जो वायु में उपस्थित जलवाष्प, ये जो हम अभी सांस ले रहे हैं, आप सबको पता है कि आप जो श्वसन लेते हैं उसमें भी जलवाष्प है, जल की मात्रा है, वायु में भी जल की मात्रा है। जलवाष्प के संघनन के लिए आवश्यक तापमान प्रदान करता है। उस बिंदु को क्या बोलते हैं? औशांक बिंदु बोलते हैं। औशांक बिंदु हमेशा वायुमंडलीय ताप से वायुमंडल के तापमान से हमेशा कम होता है। पीने के पानी में फ्लोराइड की मात्रा 2 ppm से 10 ppm होना चाहिए। अब ये ppm क्या है? पार्ट्स पर मोलिकुल, इसका नाम है पार्ट्स पर मोलिकुल, इसका नाम है ppm। तो पीने के पानी जो 2 ppm से 10 ppm होना चाहिए। और याद रखिए 2 ppm से कम होगा तो आपके दांत पर भूरा रंग दिखाई देता है। यदि कहीं भी किसी के भी दांत पर भूरा रंग है, इसका मतलब वो जो जल का उपयोग कर रहा है वो जल का ppm मान 2 ppm से कम है। और 10 ppm से अधिक होने पर आपका दांत और अस्थि दोनों चीज़ बहुत ही कमज़ोर होने लगते हैं और आपको एक बहुत ही गंभीर बीमारी का शिकार आप हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कुछ वंश के बारे में कि सबसे पहले हर्यक वंश आया, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कंद वंश और सातवाहन वंश। आप कमेंट में हमको ये बताइए कि भारत पर जो आक्रमण करने वाला था विदेशी व्यक्ति, तो कौन सा आप क्रम हमको कमेंट में कर सकते हैं। आधुनिक आनुवांशिक का पिता TH मॉर्गन को बोला जाता है, जिन्होंने ड्रोसिला के पौधा को लेकर अपना उपयोग किया था। और यहाँ पे सीधे रहेगा कि आनुवांशिक का पिता, तो वहाँ पे हम लोग मानेंगे मेंडल, और मेंडल से हम मटर के पौधा को लेके उपयोग किया था। नेक्स्ट है यहाँ पे कोंकण रेलवे, जिसकी स्थापना या जिसकी शुरुआत 26 जनवरी 1998 ईस्वी से किया था अर्जुन बलवंत बालवरकर जी के द्वारा। यह महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल राज्य से गुजरता हुआ 760 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जिसका मुख्यालय बेलापुर मुंबई में है। स्थानीय स्वशासन तो लॉर्ड कर्जन, ये आधुनिक भारत में, लेकिन जब आप चलेंगे मध्यकालीन भारत में तो वहाँ पे परांतक प्रथम के शासनकाल में हुआ था, जिसका अभिलेख, जिसका जानकारी उत्तर मेरूर, यहाँ पे जरूर नहीं लिखा हुआ है, उत्तर मेरूर अभिलेख से जो है प्राप्त होता है। और ये परांतक प्रथम किस वंश के? तो चोल वंश के राजा थे। कंपनी का शासन, और यहाँ पे कंपनी का शासन कब से कब तक चला? 1773 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक जो है कंपनी का शासन चला। और कंपनी के इस दौरान सबसे ज़्यादा विस्तार लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ, और लॉर्ड डलहौजी के काल में ही रेल, डाकतार वगैरह जो है रेलवे में भारत में बिछाया गया। और महारानी का शासन 1758 से 1947 तक चला। मिश्रित अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है? तो घर्षणात्मक बेरोजगारी। और घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या होता है कि ये एक शहर है, शहर में आदमी को काम तो मिलता है लेकिन उसको उतना मजदूरी नहीं मिल पाता जितना कि वह डिमांड रखता है या जिस लायक वो है। तो वो व्यक्ति क्या करता है कि इस काम को छोड़कर नए काम की तलाश करते रहता है। तो उस बेरोजगारी को हम क्या कहते हैं? घर्षणात्मक बेरोजगारी। घर्षणात्मक बेरोजगारी कहाँ पर देखने को मिलता है? तो विकसित अर्थव्यवस्था में, USA और रूस और चाइना जैसे देशों में देखने को मिल सकता है। लेकिन भारत में, हमारे भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी है? तो हमारे भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी है, मतलब सभी क्षेत्र में आपको बेरोजगार आपको मिल जाएगा। स्वर्णकाल अब के बारे में देखेंगे। तमिल का स्वर्णकाल, चोल काल में तेलुगु कृष्णदेव राय में कन्नड़
कन्नड़ का चोल का राष्ट्रकूट काल में, और प्राकृतिक भाषा का चोल काल सातवाहन, संस्कृत का चंद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, फारसी और हिंदी का अकबर मुगल काल में, और यहाँ पे चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर और स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहां के ख्याल को जाना जाता है। प्रथम औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के द्वारा लगाया था, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था स्थापित करना था। वहीं द्वितीय औद्योगिक नीति किसके द्वारा लाया गया? 30 जुलाई 1956 को जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लाया गया। इसकी स्थापना क्या थी? समाजवादी प्रकार के सरकार की व्यवस्था करना था, जिसके तहत अधिक से अधिक लोक कल्याणकारी राज्य करने की बात कही गई थी। हमेशा ऑक्सीकारक के रूप में यूज किया जाता है फ्लोरीन। अब यहाँ पे ऑक्सीकारक और अवकारक हम बात करेंगे। देखिए, ऑक्सीकारक और अवकारक बहुत सारे किताबों में अलग अलग तरीका से बताया गया है, लेकिन हम आपको जो बता रहे हैं उसको ध्यान रखिए, आपको हमेशा याद ही रहेगा, माथा में रहेगा। देखिए, दो चीज़ होती है, तत्व होता है और एक होता है यौगिक। ठीक है, तो तत्व या यौगिक में जब कभी भी ऑक्सीजन जुटेगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे ऑक्सीकरण, या चाहे यौगिक से क्या होगा? यौगिक से क्या होगा? हाइड्रोजन कमेगा। ठीक है, तत्व और यौगिक में जुटेगा क्या? हाइड्रोजन, और कमेगा क्या? किससे? यौगिक से घटेगा हाइड्रोजन। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? इस प्रक्रिया को बोलेंगे ऑक्सीकारक। और यहाँ पे अवकरण क्या होता है? अवकरण क्या होता है कि तत्व या यौगिक से क्या होता है? हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना, तो उसको हम अवकरण कहते हैं। तो हमेशा ये जो फ्लोरीन है हमेशा ऑक्सीकारक के रूप में ही यूज किए जाते हैं। टी मापक चक्रवात की शक्ति को मापा जाता है। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र जो है महासागर को माना जाता है। बंगाल की खाड़ी को जीतने वाला चोल साम्राज्य राजेंद्र चोल था। वायुमंडल में प्रचुर अक्रिय गैस कौन सी गैस है? आर्गन गैस। आप हमको कमेंट में ये बताइए, कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में क्या कहते हैं, भूकंप से निकलते हैं, भूकंप से वायुमंडल में जाता है। इस चीज़ को देखिए, नीचे में एक क्वेश्चन भी है इससे संबंधित। रेपो दर क्या होता है? कि रेपो दर वैसा दर जो अपने व्यावसायिक बैंकों को, जब आरबीआई जो है अल्पकालिक मतलब कम समय के लिए ऋण देता है, तो उसको रेपो दर, जिस दर पर दिया जाता है उसको रेपो दर बोला जाता है। रेपो दर में वृद्धि करने से क्या होता है कि मुद्रास्फीति में कमी होती है। मुद्रास्फीति क्या होता है कि जब कभी मुद्रा की आपूर्ति, मुद्रा बहुत बढ़ा दिया जाता है और सामान जो है उसको घटा दिया जाता है, सामान का मूल्य कम हो जाता है, अर्थात कुल मिला के मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है, तो उसी तरीके को मुद्रास्फीति कहते हैं। तो इसको कम करने के लिए रेपो दर में जो है वृद्धि कर दिया जाता है। वर्ष भर दिन रात बराबर होते हैं भूमध्यरेखीय क्षेत्र में। भूमध्यरेखीय क्षेत्र में ही ये भूमध्यरेखीय क्षेत्र हो गया 23 डिग्री उत्तर 23 डिग्री दक्षिण के, ये भूमध्यरेखीय बीच वाला क्षेत्र हो गया। यहाँ पे वर्ष भर दिन रात बराबर होता है, सर्वाधिक विविधता पाई जाती है, सर्वाधिक यहाँ पे वर्षा होता है। कर का बंटवारा, उत्पादन कर, आयकर और तट कर, इन तीनों कर का बंटवारा राज्य के साथ किया जाता है। बंगाल विभाजन आंदोलन का नेतृत्व किसके कर रहा था? तो यहाँ पे सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी के द्वारा किया गया था। प्रकाश संश्लेषण के दौरान यहाँ पे O2 गैस का निष्कासन होता है और CO2 का जो है पौधा अपना यूज कर लेता है। और प्रकाश संश्लेषण एक उपचयन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया? उपचयन अभिक्रिया है, ध्यान रखना है। श्वसन अपचयन था, ये उपचयन था। स्वेज नहर के दोनों ओर स्थित पतन सईद और स्वेज है, मतलब स्वेज नहर कुछ इस प्रकार से होगा, जहाँ यहाँ पे क्या है? सईद है, और यहाँ पे कौन सा? स्वेज जो है बंदरगाह है। इस पे स्वेज बंदरगाह, यहाँ पे सईद बंदरगाह। सर्वाधिक नहर बनाने वाला सुल्तान का नाम था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरा भाई थे। सर्वाधिक वाष्प उत्सर्जन अधिक कब होता है? जब नमी मात्रा, जब वायुमंडल में कम नमी होता है, उच्च ताप होता है, तो वहाँ पे अधिक जो है वाष्प उत्सर्जन देखने को मिल सकता है। भारत का प्रथम जानवर युद्ध स्मारक कहाँ देखने को मिलेगा? तो मेरठ में। अभी आप सभी देख रहे होंगे कि ये आर्मी में अधिक से अधिक कुत्ते को यूज किया जाता है, और भी अलग अलग जानवर को यूज किया जाता है, लेकिन ये जितने भी जानवर युद्ध में मारे जाते हैं तो उसका एक स्मारक बना गया है। प्रथम स्मारक कहाँ देखने को मिलेगा? तो आपको ये मेरठ में मिल जाएगा। दक्षिण चीन सागर पर कौन कौन अपना प्राधिकार स्थापित करना चाहते हैं? चीन, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया और फिलीपींस। और यहाँ पे सर्वाधिक आधिपत्य चाइना का है। जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का गृह कहते हैं, क्योंकि यहीं पे प्रोटीन का संश्लेषण होता है और यहाँ पे अधिक से अधिक ऊर्जा का निर्माण होता है। राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रीय प्रतीक में समानता क्या होता है? धर्मचक्र का समानता होता है। यूरोपीय पुनर्जागरण का अग्रदूत दांते को बोला जाता है। दांते का जन्म फ्लोरेंस शहर में हुआ था। सरमजानी प्रथा मराठा के समाज से है और ये भू राजस्व से संबंधित है। टीवी के रिमोट कंट्रोल में अवरक्त रंग होता है। परशुराम कुंड मेला अरुणाचल प्रदेश में लगता है। घरेलू हिंसा अधिनियम जो महिलाओं को संरक्षण प्रदान करती 2005 में लाया गया था। अंटार्कटिका में बहुत ही मोटी बर्फ़ की चादर आपको देखने को मिल सकती है, जिसकी औसत ऊंचाई 2500 मीटर है। भूकंप के दौरान निकलने वाली अक्रिय गैस कौन है? रेडन। अभी हमने बताए थे कि हमारे वायुमंडल में जो कौन ऐसी गैस है जो भूकंप से निकलती है, और ये अक्रिय गैस रेडन है। हमारे वायुमंडल में जेनॉन जो है
नहीं पाया जाता है, जेनुइन अक्रिया गैस नहीं पाया जाता है। वार्षिक योजना 1966 से 1969 के समय में लाया गया था। तो ये था हम लोग के 50 क्वेश्चन का सेट। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। धन्यवाद।